नमस्कार मित्रों, आर्ट एंड एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सेकंड ग्रेड जीके का पेपर हल करेंगे, सेकंड शिफ्ट का। बिना किसी टाइम वेस्ट किए फटाफट रूप से हम इसको हल करेंगे। 10 मिनट में सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही हैं? तो उषा सचिव से पहले केवल एक महिला है, कुशल सिंह है, वो रही हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा 1। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। संघ लोक सेवा आयोग को भारत के राष्ट्रपति को, राजस्थान के राज्यपाल को या राजस्थान की राज्य विधानसभा को? तो ये करता है राजस्थान के राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है कि चारण चिरंजाए से क्या अभिप्राय है? ये करणी माता की स्तुतियां होती है चिरंजाएं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्यपाल किस पद की शपथ नहीं दिलाता है? तो राजस्थान का राज्यपाल है वो विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाता है, क्योंकि विधानसभा का अध्यक्ष शपथ लेता ही नहीं है, वो सदस्य के रूप में पहले शपथ ले लेता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। चलिए अगला पेज लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 व 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो ये सही युग्म है वो है गंगानगर झुंझुनू। कौन सा ऑप्शन राइट है? गंगानगर झुंझुनू। अगला क्वेश्चन है 21वां के निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर दीजिए। तो गेहूं राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गंगानगर में। बाजरा अलवर में, और चावल बूंदी में, और मक्का भीलवाड़ा में। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन हुआ है। तो 1.66% की क्या हुई है? कमी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है वो पाली जिले में। किस जिले में है? पाली जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता सम्राट में अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? तो वह है बेराट सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में? बेराट में। अगला क्वेश्चन है कि मंडोर प्रत्यार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो मंडोर प्रत्यार वंश वह रजिल से प्राप्त वंशावली शुरू होती है। किससे? रजिल से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सरल है, विग्रहराज चतुर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन है? तो जालोर की चौहान वंश का संस्थापक है वो कीर्तिपाल है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गागरोन, झालावाड़, कपिल सरोवर, कोलायत, दौलत बाग, अजमेर। लेकिन ये लालगढ़ का किला है, बीकानेर में है, जैसलमेर में नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? तो बिड़ला सीमेंट है चित्तौड़गढ़ में, जेके सीमेंट भी है, आदित्य सीमेंट भी है, लेकिन हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड है, यह है चित्तौड़गढ़ में नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि मंडोर को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? नहीं, आहाड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो लाल काले मृद भांड के लिए प्रसिद्ध है आहाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिल्ले का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो यह है जयगढ़ दुर्ग का। किस दुर्ग का? जयगढ़ दुर्ग का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंध नहीं है? तो साहिब राम है जिसका संबंध बीकानेर चित्र शैली से नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषणों को चिन्हित कीजिए। तो सुरलिया नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संक्रिया नृत्य से संबंधित हैं। तो संक्रिया नृत्य कालबेली जाति से संबंधित हैं। किस संबंधित? कालबेलियों से। अब अगला क्वेश्चन है कि नेमिनाथ बारहमासा, ये मोस्ट प्रश्न है, नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है? तो नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता पलहन है। कौन है? पलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में प्रेम नारायण माथुर है वो सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि कुदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो कुदन गांव की घटना है वो सीकर जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? सीकर जिले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि नागणीची माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो नागणीची माता का मंदिर वैसे तो बीकानेर में भी है, जोधपुर में भी है, लेकिन मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। और नेक्स्ट पेज में पहला 5वां प्रश्न है साइकोलॉजी से संबंधित है कि रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधी समस्याओं को तेज गति से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय यानी ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है। तो इस प्रकार की कौन सी बुद्धि कहलाती है? व्यवहारिक बुद्धि कहलाती है। चलिए 6वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विद्या नहीं है? तो शब्द साचार्य तो प्रक्षेपी है, वाक्य पूर्ति तो प्रक्षेपी है, लेकिन समाज मिति और व्यक्ति अध्ययन यानी सी और डी ये दोनों प्रक्षेपी विद्या नहीं है। 7वां क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति अपने दुख अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अवचेतन मन में दबा लेता है तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति कहलाती है। तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति है वो दमन कहलाती है। क्या कहलाती है? दमन कहलाती है। साइकोलॉजी के बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों और उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? तो संक्रिया में कौन सा तत्व शामिल है? मूल्यांकन है। ये 6 तत्व दिए गए हैं, उसमें मूल्यांकन भी है। संक्रिया में 6 तत्व है। वो विषय वस्तु में संज्ञान ये संक्रिया का ही पार्ट है, इसलिए ये तो गलत हो गया। और उत्पाद के सिद्ध में है स्मृति भी किसका है? स्मृति भी संक्रिया का पार्ट है, इसलिए बी और सी ये दोनों गलत हैं, क्योंकि संज्ञान और स्मृति ये दोनों संक्रिया के ही तत्व हैं, न कि विषय वस्तु या उत्पाद के। तो बी और सी राइट है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन पेज लेते हैं। और अगला पेज है कि आप मंद गति अवधारणाओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं। निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? सरल शब्दों में निर्देश देंगे, बिल्कुल। सर्वे दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति, ये गलत है, अमूर्त विचार नहीं देंगे। उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, ये भी सही है। 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन है अभिवृत्ति जन्मजात होती है। नहीं, अभिवृत्ति क्या होती है? अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती है, इसलिए पहला ही ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो ये सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी? तो ये प्रकट अभिरुचि होगी, क्योंकि देख करके आकलन करता है, इसलिए कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। और अगला पेज में पहला प्रश्न 31वां प्रश्न है कि खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? तो ये क्या था? इब्राहिम लोदी को। बिल्कुल इजी प्रश्न है। 32वां प्रश्न है कि राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ संपन्न हुआ था? अमृतसर में। पहला दिल्ली, दूसरा अमृतसर, तीसरा अजमेर और चौथा है नागपुर। 33वां क्वेश्चन है 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो ये हुई थी कांति चंद्र चौथानी के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? तो अमीर खुसरो की रचना है खजाइन उल फुतू, जिसमें चित्तौड़ आक्रमण के बारे में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है 35वां कि प्राचीन शिलालेख में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन शिलालेख में जालोर का नाम बताना है, तो जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। चलिए 36वां प्रश्न लेते हैं कि 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो नीमच में था, वो था कर्नल अबोट। कौन था? कर्नल अबोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज में पहला प्रश्न है कि आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, यानी व्यक्ति के बारे में हम जान सकते हैं, वे होते हैं केंद्रीय शील गुण, जिनके माध्यम से हमें व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय शील गुण। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक विद्यार्थी को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले विद्यार्थी को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है, वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? तो ये ले रहा है तत्परता का नियम। कौन सा नियम? तत्परता का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निर्मितवाद के 5 उपागमों को सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं।
तो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा विस्तार। चौथा क्वेश्चन है कि पुनर्बलन संबंध की मजबूती शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का ये नियम जाना जाता है साचार्य स्थानांतरण का नियम। इसमें कौन सा राइट होगा? पुनर्बलन तो मजबूत देता है और दंड शक्ति पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालता है, साचार्य स्थानांतरण का नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेज लेते हैं और नेक्स्ट पेज में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? तो विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन प्रतिभाशाली बालकों के लिए है, विशेष अध्यापक उपलब्ध कराना ये भी है, उन्नत कोर्स प्रदान करना ये भी है, लेकिन कॉमन कक्षा उपलब्ध कराना ये इसमें राइट होगा, क्योंकि ये प्रतिभाशाली बालकों के संवर्धन के लिए नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ता है कि सृजनात्मक की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम यानी मूल विषय का अचानक प्रशिक्षण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है? तो ये हो जाएगा प्रदीपन में। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? प्रदीपन। अगला क्वेश्चन है कि किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे से ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है? तो ये होगा उपलब्धि अभिप्रेरणा। ये बार बार प्रश्न आता है। अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? तो दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति है वो किसे होगा? प्रोत्साहन से होगा। 16 क्वेश्चन है राजस्थान भूगोल से संबंधित है कि किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में है मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बरखान ओश या जोधपुर में पाए जाते हैं, बालेरी चूरू में भी पाए जाते हैं, देशनोक बीकानेर में पाए जाते हैं, लेकिन दांता रामगढ़ सीकर में नहीं पाए जाते हैं। तो ए बी सी ऑप्शन राइट होगा, ए बी सी यानी चौथा ऑप्शन राइट है। 18वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सम्मानित 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून का पूछ रहा है, तो दक्षिण पश्चिमी 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है पाली जिले में। कौन से जिले में? पाली जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। ये कोटड़ा उदयपुर से उद्गम होती हैं। हथमती, मेसवा तथा बेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। ये नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ये कौन सी नदी की विशेषता है? तो यह है साबरमती नदी की विशेषता। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो गलत है? ये पूछ रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1985 में नहीं की गई थी, ये की गई थी 1984 में। बाकी तीनों सही है। 89वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह है निजी संपत्ति का विरोध। इसमें यह नहीं जुड़ा है। चलिए 90वां क्वेश्चन है कि किसी अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? तो ये अनुच्छेद हो गया 201। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? तो वो हैं राजीव गांधी, जिन्होंने किसी भी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया था। 85वें प्रश्न ये भी राजनीति से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? के.एम. मुंशी भी थे, सादुल्ला भी थे, आयंगर भी थे, लेकिन मुखर्जी है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 86वां कि भारत के संविधान को अनुच्छेद 15(1) के तहत राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों पर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये हो गया नस्ल है, जो 15 अनुच्छेद में इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया। नस्ल के आधार पर कोई उल्लेख नहीं है। चलिए 87 क्वेश्चन लेते हैं कि सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन ये हो गया अनुच्छेद 51(7) में है। अनुच्छेद 51(7) में। वो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये 9 में है। ये किस में है? 9 में है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ये 8 में है। और देश की रक्षा ये कौन से में है? ये 4 में है। इस हिसाब से ऑप्शन 2 है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं
और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है। ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूज वाला है, इनको बाद में देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कौन से प्रांत से आते थे, तो वो बम्बई से। किससे? बम्बई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82वां के निम्न में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है। तो 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। कौन सा देश रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया था। बिल्कुल सरल प्रश्न है। 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्विविध शासन है वो समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था। तो ये बार बार बता रहा हूँ 1919 का अधिनियम है जिसमें प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी। ये प्रश्न अभी कंफ्यूज लग रहा है, ये भी छोड़ो। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहली पहाड़ी है उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है तो पटकोई जो अरुणाचल प्रदेश में है। उनके बाद में यह आ जाएगी नागा, उनके बाद में बेरिल और उनके बाद में मिजो, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो गैलापागोस द्वीप है वो है प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर। कैनारी द्वीप है अंध महासागर में, और डियोगो ग्रासिया द्वीप है वो हिंद महासागर में, और न्यू साइबेरियन द्वीप है वो आर्कटिक महासागर में। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन हवा नहीं है। तो जो मानसूनी हवा है वो भूमंडलीय पवनीय हवा नहीं है, बाकी ध्रुवीय हवा, पछुआ हवा और व्यापारिक हवा ये सब भूमंडलीय पवनीय हवा है। कौन से वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए थे। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है। तो बसीन है ये पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट जीके से संबंधित है कि भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों कथन ए और बी दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य 75% समय की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। उत्तर पूर्व मानसून जो अक्टूबर से दिसंबर महीनों में होती है वो बरसात होती है कोरामंडल तट के सारे। कोरामंडल तट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन 75वां हल करते हैं कि पैन गंगा और वेन गंगा सहायक नदियाँ किसकी हैं। तो यह है गोदावरी की। किसकी है? गोदावरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, यह ऊंचे पर्वतीय वनों की है या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की है, मैंग्रोव वन की है। तो ये किसकी है? मैंग्रोव वन की है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेज लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार करंट जीके का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में 3रे स्थान पर है। ये राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर केवल क्या है? 1 राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों क्वेश्चन इसमें राइट है, ए और बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान उच्चतम एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया है। तो यह कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। सूचना टेक्नोलॉजी के बारे में एक प्रश्न पहले वाले पारी में भी पूछा गया था और 21 में भी पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है। मोस्ट क्वेश्चन है ये राजस्थान करंट जीके से संबंधित है। तो 12 से 45 वर्ष
की महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? 4। अगला क्वेश्चन है फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान? पहला स्थान। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत कथन है। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, ये तो बिल्कुल सही है। लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, ये भी सही है। बाल लिंगानुपात घटा है, ये भी सही है। लेकिन जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं आया, ये ऑप्शन है, ये गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 4 है, जो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है अवनी लखेरा। ये बार बार प्रश्न आता है और मोस्ट क्वेश्चन है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है। तो ये डिजिटल म्यूजियम का नाम है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि विश्व के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती हैं? तो इसका लगभग ऑप्शन राइट होगा, वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी ये करंट जीके का प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जम्बूरी से संबंधित। राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी, यह गलत है। यही ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये कहाँ की गए थे? राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में जयपुर जिले में आयोजित किया गया था। तो इसको कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा? ऑप्शन नंबर 1 है। बाकी 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान के पाली जिले के रोड में आयोजित की जा रही है, ये सही है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का ध्येय वाक्य है शांति के साथ प्रगति, ये भी सही है। और ये 67 वर्ष बाद राजस्थान में इसका अवसर है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी की युवा पुरस्कार 2022 दिया गया? तो ये दिया गया था आशीष पुरोहित को। युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? आशीष पुरोहित को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है? नहीं बताना है तो राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड ये किया गया है। राजस्थान रजक कल्याण बोर्ड ये भी है। राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, ये राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड ये पहले से ही गठित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो मोस्ट प्रश्न है, अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव 1985 में प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के डेल्फिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। और ये 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो 11वीं अनुसूची भी पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 243 भी है, अनुच्छेद 40 भी है, लेकिन अनुच्छेद 41 है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होता है वो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो ये तो सरल क्वेश्चन है, गुलाब चंद कटारिया था, जो अभी विपक्ष के नेता हैं। चलिए अगला पेज लेते हैं कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो काफ़ी बड़ा प्रश्न है, इसको पढ़ लेना। इसका ऑप्शन 4 है वो सही नहीं है कि केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ये 2019 में चेंज हो गया है, अब मुख्य न्यायाधीश की कोई जरूरी नहीं है, पूर्व कोई भी न्यायाधीश हो वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। 51वां क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभी सही छांटना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा, यही ऑप्शन राइट है। चलिए अगला पेज लेते हैं और अगले पेज में 97वां प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? तो संवेदीगामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, लेकिन अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, वो इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? तो ये हो गया, इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती हैं, ये तो संबंधित है विज्ञान से। इसके सिद्धांत एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, तो विज्ञान में तो परिवर्तन संभव है, इसलिए ऑप्शन नंबर है वो 2 इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकासात्मक दिशा का ये सिद्धांत क्या कहलाता है? तो बिल्कुल सरल है ये तो, निकट से दूर का सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडिस्टल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम प्रभावित करता है, पोषण भी प्रभावित करता है, विद्यालय में खेल भी प्रभावित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी प्रभावित करती हैं। तो ए बी सी डी चारों इसमें राइट होंगे। चलिए लास्ट पेज लेते हैं। और अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? ये भी मोस्ट प्रश्न है, करंट जिंक से संबंधित ब्राजील में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं छांटना है हमें, तो ये सही नहीं है। ये शिक्षकों को समस्याओं को समझने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। ये शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है, ये तो सही है। ये अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है, ये भी सही है। ये विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है, ये गलत है। नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन में कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये पार्टी है पश्चिम बंगाल की, और बीजू जनता दल ये ओडिशा की है, और इंडियन नेशनल लोक दल ये हरियाणा में, और लोक जनशक्ति पार्टी ये बिहार की है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया गया था? तो ये एशियाई से संबंधित सम्मेलन है 1947 में आयोजित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन कि भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? मोस्ट क्वेश्चन है, भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में 8 बार चुना गया। कितनी बार? 8 बार। तो ये थे मोस्ट, जो आज राजस्थान जीके से संबंधित सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था, ये था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें भी।